हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम लोग मॉडल शिफ्ट थर्ड इसके करने वाले हैं जो कोडरमा के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो चलिए इसमें लेट हम लोग नहीं करते, टाइम भी बहुत कम है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मॉडल शिफ्ट 3। बाकी मॉडल शिफ्ट 1 का लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसमें। और मॉडल शिफ्ट जो 3 है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो मॉडल शीट इसमें आपका जो 3 है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मॉडल सेट 3 में जो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका पूछता है 3 कैपेसिटर्स है, हर एक का कैपेसिटी C है और उसको सीरीज कनेक्शन, कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में उसको जोड़ा गया है। तो आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसमें आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जो रेजिस्टेंस वाला जो केस होता है जिसमें रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ते हैं सीरीज में, पैरेलल में, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, उसका जस्ट अपोजिट होता है। सीरीज में वहाँ पर क्या होता है, हम लोग जब देखते हैं डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, सीरीज में रहता है तो R1 + R2 + R3। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, कैपेसिटेंस में जस्ट उल्टा होता है। वहाँ जो रेजिस्टेंस का सीरीज होता है यहाँ कैपेसिटेंस का पैरेलल होता है, वहाँ रेजिस्टेंस का जो पैरेलल होता है यहाँ कैपेसिटेंस का सीरीज होता है। तो यहाँ पर आपका 3 रेजिस्टेंस है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला, जो कैपेसिटेंस का C डैश इक्वल टू C/N, जितना भी कैपेसिटर रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 कैपेसिटर है, इसका जो आंसर हो जाएगा C/3। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा C नंबर। यदि यहाँ पर 4 कैपेसिटर रहता तो C/4 हो जाता, 5 कैपेसिटर रहता तो C/5 हो जाता। ये कहानी है सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका क्या बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। तो हर मॉडल शीट में क्वेश्चन दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग खुद समझ सकते हो। इसमें बोलता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो हमेशा कितना काम करेगा बच्चा, 0, ऑलवेज 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर मिस्टेक है, एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो कुछ नहीं करना, आपको जो फॉर्मूला पता है F = होता है बच्चों, F इक्वल टू, यहाँ थोड़ा माउस नहीं मेरा काम कर पा रहा है सही से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी व्यवस्था हम कर दिए, बस 1-2 दिन दिक्कत होगा। K Q1 Q2 R²। अब यहाँ से क्या करना आपको बच्चों, कूलम्ब कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेना है। कूलम्ब कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेना है, F का, Q1 Q2 का, R का। जो F का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका होता है, F का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2। चार्ज का तो 80 हो जाएगा, इसका L हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन आएगा जस्ट उल्टा आएगा। इसका जो सही आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा m-1 L-3 T4 A2। यहाँ से K को जब निकालिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला कूलम्ब कांस्टेंट का, तो आपका वो आ जाएगा m L का पावर 3 T का पावर -4 और 1 का पावर -2। ये K का डायमेंशन निकल जाए, K का कूलम्ब कांस्टेंट का, और इसका जस्ट उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है SI यूनिट बताना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, जहाँ पर Q मेरा चार्ज है, 2L बीच का दूरी होता है। तो चार्ज का यूनिट कूलम हो जाएगा और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर। इसका जो सही आंसर है कूलम मीटर, 4 का C नंबर सही आंसर है। बोलता है कौन सा कैपेसिटर जो है किसके द्वारा ब्लॉक हो जाएगा। तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों, XC इक्वल टू 1/ωc। और जो ओमेगा का फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाता है
1/ओमेगा क्या होता है बच्चों, 2 पाई एफ और सी। डीसी के लिए एफ का जो मान होता है वो 0 होता है। डीसी के लिए एफ का मान 0 है, और जहाँ पर एफ का मान आप 0 पुट कीजिएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यदि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये डीसी ब्लॉक को ब्लॉक कर देगा, करंट को पास होने नहीं देगा। इसमें बोलता था अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन -6 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस कहाँ से ले जाना है, 6 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका जो कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क का जो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, आपका वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क डन आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, Q1 Q2 बाई R, Q1 Q2 बाई R कितना लेना होगा बच्चों इसमें, यहाँ पर बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन -6 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो चेंजिंग आएगा वो आपको यहाँ पर R का वैल्यू ले लेना है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2.4 जूल। टाइम कम है इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो माउस से लिखना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बार से और भी इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और हम जो बाकी यूट्यूबर जो काम करते हैं वो जो टैबलेट लेते हैं वो हम ऑर्डर कर दिए हैं, नेक्स्ट बार उसको भी कोशिश करेंगे देने का। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियली रेस्ट में है, वो एक्सेलरेट कर रहा है अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो एनर्जी गेन कितना करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चा किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। तो 7 का जो सही आंसर है बच्चों बी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है 8 नंबर कि 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। तो पहले तो 1 एम्पियर करंट को आपको डिफाइन करना होगा बच्चों कि 1 एम्पियर करंट हम लोग बोलते हैं किसको है, कि जब 1 कूलम चार्ज पास करेगा 1 सेकेंड में, यहाँ पर जो करंट बनेगा, यहाँ पर जो करंट बनता है उसे 1 एम्पियर बोलते हैं हम लोग। और 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, 6.25 इंटू 10 का पावर 18। इसका सही आंसर हो गया आपका सी नंबर। किरचॉफ्स का जो पहला रूल है और दूसरा रूल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VVI है आपका। ये पहला जो नियम है वो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है और दूसरा जो नियम है एनर्जी से रिलेटेड है। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी, इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ओम्स लॉ इज वैलिड, ओम्स का नियम वैलिड है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, जब कंडक्टर का टेम्परेचर क्या रहेगा, वेरी लो, वेरी हाई, वेरिंग या कांस्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि वहाँ पर जो ओम्स का जो नियम बोला जाता है वो मेंशन ही करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट, या फिर करंट जो फ्लो करता है उसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वोल्टेज का। आई डायरेक्टली भी, लेकिन कंडीशन रहता है उसमें जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका सही आंसर है 10 का डी नंबर। बोलता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई वायर है, इसे यदि करंट आई पास कर रहा है तो हम जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दूरी बढ़ने के साथ उसका फील्ड का वैल्यू घटता चला जाता है। तो बी और आर में जो रिलेशन होता है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें सही आंसर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। थोड़ा मिस्टेक है, ये लाइन यहाँ मेंशन किया होना चाहिए था। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ कि जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पर मेंशन किया था लाइन इंटीग्रल, तो इसका तो आंसर ही मिल गया आपको, स्टेटमेंट तो थोड़ा पूछा था यहाँ पर। 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर।
यहाँ पर नेक्स्ट पूछता है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है 13 नंबर कि डायमेंशन क्या होगा L बाई आर का। जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला यूज करना था, एक्सेल इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है बच्चों ओमेगा एल, आप एक तरह से बोल सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ये ओमेगा एल, और हम जो बताएंगे बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। और ये जो एक्सेल होता है रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है। डायमेंशन एक्सेल का डायमेंशन एल के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी के बराबर, 2 पाई बाई टी के बराबर इंटू एल हो गया। अब यहाँ से एल बटा आर है, तो आर को नीचे ले जाइएगा तो टी ऊपर आ जाएगा। क्या बोले बच्चा, आर को नीचे ले आइएगा टी ऊपर आ जाएगा, तो टी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू एल डिवाइडेड आर। तो यहाँ एल बाई आर का जो डायमेंशन आएगा वो टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बोलते हैं एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट, सिर्फ ये किसमें होता है बच्चा, रेजिस्टेंस में। कब शुरू से बता रहा है आपको। ऐसा यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो ये बात आपको पता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चा, वेबर। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। बोलता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होता है बच्चा, पावर जो फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, cos फाई। cos फाई डिसाइड करता है यहाँ पर के क्या होगा। और जो फेज एंगल होता है कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए 90 डिग्री होता है, लेकिन प्योर रेसिस्टिव के लिए कितना होता है 0 डिग्री। यहाँ पर बोलता है कैपेसिटिव के लिए पूछा गया ना, तो यहाँ कैपेसिटिव के लिए फाई का मान मेरे कितना 90 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चा 0। इसका जो सही आंसर होगा 0। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कौन इसमें से कौन सा लाइट का गुण नहीं है। बोलता है लाइट ट्रेवल कर सकता है थ्रू वैक्यूम, सही बात है। इट हैज फाइनाइट स्पीड, इसका वैल्यू होता है कितना 3 × 10 का पावर 8 होता है। फाइनाइट वैल्यू भी होता है, ये भी बात सही है इसका। तो बोलता है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी काम करता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है, सही है। बोलता है इसको मटेरियल मीडियम का जरूरत पड़ता नहीं, ये गलत ऑप्शन है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। क्लास 11 क्वेश्चन दे दिया है। लाइट ईयर होता है बच्चों कि एक साल में लाइट कितना दूरी तय करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है। ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3। तो आपसे पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पूछा गया ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा डिवाइडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। तो दोनों को डिवाइड कीजिएगा 3/2 और 4/3, तो ये आ जाएगा 9/8। इसका सही आंसर है बी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है डिब्रोगली इक्वेशन स्टेट्स दैट। बच्चा इसमें शुरू से कंफ्यूजन है। हम तो डिब्रोगली इक्वेशन स्टेट्स इक्वेशन, यदि डिब्रोगली का बात बोला जाए तो वेव नेचर बताता है, लेकिन उसका इक्वेशन का बात किया जाए तो हम वेव नेचर हम क्लिक करेंगे। बाकी फिर आप अपना देख लीजिएगा नेट पर सर्च करके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करता है बच्चा फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी उसे रिलीज करेगा और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसका मूव करेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ मिस्टेक है बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन में है इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन इतना। तो किसी भी एलिमेंट का जितना, किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो सही आंसर है ए नंबर, 22 का ए नंबर। बोलता है डेंसिटी न्यूक्लियस का कितना होता है बच्चा, 10 का पावर ये 17 होना चाहिए था, 10 का पावर 17, लेकिन यहाँ 10 बगल में 17 लिखा गया। जैसे क्वेश्चन मिस्टेक है कि आंसर ही सही है आपका। बॉन्ड्स जो सेमीकंडक्टर बनता है कैसा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितना होता है सेमीकंडक्टर में। जैसे एग्जांपल हम देना चाहें सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चा वो 14 होता है। जब ये 14 है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा 2, 8 और 4, तो इसका जो ऑटोमोस्ट सेल में है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सेमीकंडक्टर जो होगा पी टाइप और एन टाइप किसके द्वारा बॉन्ड बनेगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड।
विथ फॉल ऑफ टेम्परेचर द फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हो जाएगा बच्चा, किसी भी सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर घटता है तो वहाँ फॉरबिडन एनर्जी गैप जो गैपिंग हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन, तो बच्चा पी टाइप में होल मेजॉरिटी चार्ज रेडियस होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है बच्चा, इसमें रिवर्स बायसिंग में बताया गया था पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है, डिप्लेशन लेयर भी बढ़ जाता है और बहुत हद तक कोई करंट फ्लो नहीं करता है। इसमें बोला कि क्या होता था, ये भी आंसर मेरे अनुसार सही है, ये भी आंसर पूरा सही है, दोनों तो पूरा पूरा सही है और ये थोड़ा बहुत सही है, ये तो एकदम पूरा गलत है। वेलोसिटी क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ईएमएफ कैसे मेजर करेंगे, तो जूल पर कूलम। ईएमएफ मतलब क्या समझते हैं बच्चे, वोल्ट, और वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वोल्ट का फॉर्मूला, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम। इसका सही आंसर है बी नंबर। बोलता 1 किलोवाट आवर को कॉमनली क्या बोलते हैं, घर में जो बिजली बिल आता है बच्चा यूनिट में आता है, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 10 यूनिट 100 यूनिट बताते हैं, इसका सही आंसर यूनिट है। तो बोलता है बताओ कितना जूल खत्म किया एक यूनिट में, तो बच्चा 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऑपरेटर्स को जिसका पावर कितना था 1 किलोवाट था 1 आवर तक यूज किए, तो 1 किलोवाट को हम यदि वाट में कन्वर्ट करें बच्चों, तो ये आपका 1000 वाट हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा इनटू यदि टाइम मेरा आवर में है, इसको हम सेकंड में करें तो 3600 हो जाएगा, 3600, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। बोलता चार्ज को यदि मूव कराया जाए लो से हाई पोटेंशियल रीजन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चा कहीं पर चार्ज को मेंशन नहीं किया कि कौन सा चार्ज लेना है, इसीलिए इसका वैल्यू बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसमें से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है, फ्लक्स स्केलर होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है। इसका सही आंसर है डी नंबर। अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। इलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी चार्ज आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिख सकते हैं या फिर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है मीनिंग ऑफ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जब भी किसी बॉडी में चार्ज रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल रहता है किसका, ई का। कहने का मतलब किसी बॉडी में जो चार्ज आएगा वो नंबर के बराबर आता है, वो इंटीजर के फॉर्म में आता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है। बोलता है प्रॉपर्टीज बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट नहीं करता है, वर्क डन उस पर 0 होता है, ये सब लिखना आपको। सेफ क्या होगा यदि व्हेन लाइट टू डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट टू सोर्स, वेव फ्रंट का सेफ क्या होगा, जब पॉइंट सोर्स से निकलेगा तो स्फेरिकल होगा। स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द टू लाइट सोर्सेज कोहेरेंट, कोहेरेंट के लिए फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, इसे याद रखिएगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। वैसा प्रॉपर्टी जो दो काइंड ऑफ चार्ज को डिफरेंस करता है उसे पोलैरिटी ऑफ बोलते हैं हम लोग चार्ज। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर क्या है, सर्किट डायग्राम बनाना है, कंपेयर करना है। 3 नंबर क्वेश्चन नहीं 5 नंबर का था, पता नहीं क्यों 3 नंबर में डाला इसमें। और ये इक्वेशन निकालना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। बायोट सावर्ट लॉ एक्सप्लेन करना है, 3 नंबर क्वेश्चन भी नहीं था, पता नहीं क्यों दे दिया। गैल्वेनोमीटर क्या है और कैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ऑपरेट करता है, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ, मतलब नॉर्मल नहीं है, ये जनरली कोई टीचर बताता नहीं इसको। ये ठीक था, ये शायद ऊपर वाला मिस्टेक नहीं। ये लेंज लॉ क्या है, ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करते सही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, एक्सप्लेन इट 2 एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या हो गया बच्चों, इसको टोटल इंटरनल ऑप्टिकल फाइबर हो गया, मिराज हो गया, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड हो गया। इसमें बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मतलब जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, प्लीज फॉर्मूला वो आपको ड्राइव करना है। एनर्जी की बेसिस बताना है, कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। और फिर वो क्वेश्चन आपका
प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का निकालना है। एलसीआर सर्किट डिस्कस करना है, तो यहाँ पर एलसीआर सीरीज सर्किट डिस्कस करना है आपको, और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका भी है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो राइटिंग प्रॉब्लम हो उसको सुधार लेंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।